नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। क्रूज ड्रग्स केस में मुलजिम आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को चारशंबे के रोज भी जमानत नहीं मिली। 8 अक्टूबर से अर्थर रोड जेल में बंद आर्यन के मामले में अब बॉम्बे हाई कोर्ट में जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह कल 1 घंटे में जवाब दे देंगे, तो कल ही मैटर खत्म करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि आर्यन की बेल एप्लीकेशन 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है। वो 8 अक्टूबर से जेल में है। आर्यन को 2 अक्टूबर को क्रूज से पकड़ा गया था। हाई कोर्ट में आर्यन के वकील और साबिक अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अरेस्ट मेमो दोबारा देखने की गुजारिश की। रोहतगी ने कहा कि आर्यन को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। इस केस की जांच उन्हें जमानत मिलने के बाद भी जारी रह सकती है। आज सुनवाई की शुरुआत में अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने भी दलीलें पेश की। उन्होंने बिना नोटिस दिए मुलजिमीन को गिरफ्तारी को गलत बताया, वहीं पंचनामे पर भी सवाल उठाए। इससे पहले मंगल के रोज एनसीबी ने आर्यन की जमानत का ये कहते हुए मुखालिफत की थी कि बाहर आने पर वो गवाहों को मुतासिर कर सकते हैं। आर्यन के वकील रोहतगी ने एनसीबी की पूरी थियरी को खारिज करते हुए उन्हें बेकसूर बताया। मंगल के रोज ही आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के वकील ने भी अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी थीं। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े के बीच लड़ाई तेज होती जा रही है। चारशंबे के रोज नवाब मलिक ने समीर वानखड़े पर फिर हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि 7 दिसंबर 2006 की रात 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े ने सबीना कुरैशी से अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में निकाह किया था। इस दौरान 33,000 रुपए बतौर मेहर अदा किए गए थे। मलिक के मुताबिक इस निकाह का गवाह नंबर 2 यानी अजीज खान समीर दाऊद वानखेड़े की बड़ी बहन यास्मीन दाऊद वानखेड़े का शौहर था। अपनी बात की तस्दीक के लिए नवाब मलिक ने एक निकाहनामा और एक तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट की है। इसमें उन्होंने दावा किया कि तस्वीर और निकाहनामा समीर वानखेड़े और उनकी बीवी सबीना का है। इससे पहले नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट भी शेयर किया था, जिसे मुबैना तौर से समीर वानखेड़े का बताया था। इसमें उन्होंने अपना मजहब मुस्लिम लिखा था। यह पहली बार नहीं है जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को मुस्लिम साबित करने की कोशिश की। इससे पहले उन्होंने इल्जाम लगाया था कि समीर वानखेड़े के वालिद ज्ञानदेव वानखेड़े दलित से मुस्लिम बने और फर्जीवाड़ा कर समीर वानखेड़े को दलित कोटे से नौकरी दिलवाई। हालांकि वजीर के इल्जाम का जवाब देते हुए ज्ञानदेव वानखेड़े से सफाई देते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी भी अपना मजहब नहीं बदला था। बिल्कुल, जो मैंने सर्टिफिकेट डाला है, निकाहनामा या बर्थ सर्टिफिकेट, जो मैंने लोगों के सामने रखा है, अगर वो गलत साबित कर दें तो मैं राजनीति से छोड़ दूंगा, मंत्री पद छोड़ दूंगा। और मैं नहीं कहता कि वो नौकरी छोड़ दें, कम से कम आके जनता से माफी मांग ले कि ये चीज सही है, मैंने उसे टेम्पर किया है। मैं उन्हें नौकरी से इस्तीफा दो ये नहीं कहता, लेकिन नौकरी तो जाएगी कानून के तहत। सर, तुमचे जे आरोप आहेत त्यावर तुम्ही ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल, जो मैंने एनसीपी कायद और महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने आर्यन खान ड्रग्स मामले में एक नया खुलासा करते हुए चारशंबे को इल्जाम लगाया कि एनसीबी ने टारगेट कर कुछ लोगों को पकड़ने के लिए शिप पर रेड की थी। उन्होंने वानखेड़े पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि पार्टी में एक इंटरनेशनल ड्रग माफिया था जिसे जानबूझकर जाने दिया गया। मलिक ने कहा कि इसी दाढ़ी वाले माफिया ने ड्रग पार्टी का इनेकाद किया था। मलिक ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें भी उनके पास हैं जिसमें वो बंदूक के साथ नजर आ रही है। मलिक ने कहा कि उन्हें लगता है कि दाढ़ी वाले की वानखेड़े से दोस्ती है। हालांकि मलिक ने वीडियो को अभी उनकी तस्वीरें और वीडियो जारी नहीं किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि हमने इसे एनसीबी अहदेदारों को दे दिया है और अगर वो जांच नहीं करेंगे तो हम इसे पब्लिक डोमेन में प्लेस कर देंगे। मलिक ने कहा कि अगर कोई आंखों पर पट्टी बांध ले तो उसे खोलना मेरा फर्ज है। खेल तो हो गया, लेकिन दाढ़ी वाला खिलाड़ी खुला क्यों घूम रहा है। मलिक ने यह भी सवाल उठाया कि जिस क्रूज पर पार्टी हुई उसे छोड़ क्यों दिया गया, जबकि इस पार्टी की महाराष्ट्र हुकूमत से इजाजत भी नहीं ली गई थी। इसके साथ ही मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े के मालदीव दौरे की जांच हो तो सच सामने आ जाएगा। मलिक ने कहा कि हम मांग करते हैं कि समीर वानखेड़े, गोसावी, प्रभाकर और समीर वानखेड़े के ड्राइवर माने की सीडीआर
रिपोर्ट जारी की जाए। मैं अभी एनसीबी पर सवाल नहीं उठाऊंगा क्योंकि एनसीबी शायद हमसे 4 कदम आगे है। एक और मुद्दा यह है कि एक मामला पिछले 1 साल से एक जांच पेंडिंग है। एक एफआईआर की बुनियाद पर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को सिर्फ व्हाट्सएप चैट की बुनियाद पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। इस पर भी खुलासा होना चाहिए। और सवाल खड़ा कर रहा हूं कि एक एफआईआर दर्ज है जिसको लगभग 1 साल की मुद्दत हो गई, उसमें आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन उसी एफआईआर के तहत दीपिका पादुकोण को बुलाया गया, चार्ट के आधार पर बुलाया गया था, गिरफ्तारी नहीं हुई। सारा अली खान को बुलाया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। श्रद्धा कपूर को बुलाया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर ये झूठ है तो मैं उन्हें ये भी कहना चाहता हूं कि सारे उस समय के मीडिया के चैनल को देख लें। जब जब कोई अभिनेता अभिनेत्री आती थी, पूरा देश का मीडिया फोकस लगा के बैठे रहता था। वो सारे लोग जिनको बुलाया गया उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी गहराई में जाइए। मैं ये भी कहता हूं कि मालदीव के दौरे को देखिए, उस समय कौन से अभिनेता अभिनेत्री मालदीव में थी। तो जो उगाही का खेल है वो खुलकर सामने आ जाएगा। जांच शुरू है। और सवाल खड़ा कर रहा हूं कि एक पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को झटका देते हुए कहा कि पेगासस मामले की जांच होगी। अदालत ने जांच के लिए माहिरीन की एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। अदालत उस्मा ने कहा कि इस मामले में मरकज का रुख वाज़ेह नहीं है और राजदारी की खिलाफ वर्जी की तहकीकात होनी चाहिए। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा कि हमने लोगों को उनके बुनियादी हुकूक की पामाली से बचाने से कभी गुरेज नहीं किया। राजदारी सिर्फ सहाफ़ियों और लीडरान का ही नहीं बल्कि आम लोगों का भी हक है। अर्जियों में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। प्रेस की आज़ादी अहम है जो कि जमहूरियत का अहम सुतून है। नेज़ सहाफ़ियों के ज़राए की हिफाजत भी ज़रूरी है। अदालत उस्मा ने कहा कि इस मामले में कई रिपोर्ट्स थी और नोटिस जारी करते हुए मरकजी हुकूमत से जवाब भी तलब किया गया। तकनीक पर एतराज़ सबूतों की बुनियाद पर होना चाहिए। प्रेस की आज़ादी पर कोई असर नहीं होना चाहिए। उनको इत्तलात मौसूल होने के ज़राए खुले होने चाहिए। अखबारात में शाया रिपोर्ट की बुनियाद पर दायर अर्जियों पर हम मुतमईन नहीं थे, लेकिन फिर भी बहस आगे बढ़ी। सॉलिसिटर जनरल ने ऐसी अर्जियों को हक़ाइक़ से दूर और गलत जहनीत पर मबनी करार दिया था। अदालत ने मरकज़ को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि कौमी सलामती की तशवीश को उठाकर हुकूमत को हर मरतबा फ्री पास नहीं मिल सकता। अदालती जायजे पर कोई पाबंदी नहीं है। मरकज़ को यहाँ अपने रुख को सही ठहराना चाहिए था। अदालत को खामोश तमाशाई बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मरकज़ को बार बार मौक़े फराहम करने के बावजूद उन्होंने महदूद हलफनामा दिया जो वाज़ेह नहीं था। अगर उन्होंने हक़ाइक़ को वाज़ेह किया होता तो हम पर बोझ कम होता। इसराइली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जासूसी का तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर चारशंबे को कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सवालों पर मोहर लगा दी है। ये पूरी तरह से जमहूरियत पर हमला है। हमने पार्लियामेंट सेशन के दौरान 3 सवाल पूछे थे। पहला, पेगासस को किसने खरीदा? दूसरा, इसे हिंदुस्तान कौन लाया? तीसरा, इसका डेटा किसी और मुल्क के पास भी है। उन्होंने कहा कि क्या पीएम को भी जासूसी का डेटा मिल रहा था। राहुल गांधी ने शाम को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे मामले में मरकजी हुकूमत लोगों को धोखा दे रही है। वजारत दाखिला को इसकी जानकारी है लेकिन सरकार कुछ भी बताना नहीं चाहती। इससे पहले राहुल गांधी जासूसी मामले में वजीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफा मांग चुके हैं। Parliament session, during the last Parliament session, we had raised this issue of Pegasus, and because we felt that it was an attack on the democratic structure, on the foundations of our nation, and we had jointly blocked Parliament.
So today the Supreme Court has given its opinion and basically supported what we were saying. What we were saying, we were asking three basic questions. Who authorized Pegasus? Which agency, which person authorized Pegasus? As we all know, Pegasus cannot be bought by a private individual. It has to be bought by a government. It is a weapon. So our first question was, who authorized Pegasus? Our second question was, who are the victims of Pegasus? Who was it used against? Because there is a list of people, including politicians, opposition leaders, BJP members, Supreme Court people. So there's a Chief Justice of India. There's a list of people. So we asked, who are these people that have been attacked? And the final thing was, and I think this is a very important thing, did any other country have access to information of our people? Were they privy? Was this data kept with them? And we didn't get any answer. In fact, no reply was given to us. Pegasus is an attempt to crush Indian democracy. It's an attempt to make sure that the vibrancy of the democracy, the conversation that takes place in a democracy are crushed and people are controlled. So it's a big step that the Supreme Court has said that they're going to look into this matter. I'm confident that we will get the truth out of the Parliament session. During the last Parliament session, we had raised this issue of Pegasus, and पेट्रोल डीजल की कीमतें अपने रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। चाशुमा यानी 27 अक्टूबर को फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। सरकारी तेल कंपनी आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे और डीजल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 107 रुपये 94 पैसे हो गई है। वहीं डीजल अब 96 रुपये 67 पैसे फी लीटर मिल रहा है। जबकि हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल और ज़्यादा महंगा हो गया। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे का इजाफा हुआ और यहाँ इसकी कीमत 112 रुपये 27 पैसे फी लीटर तक पहुँच गई। जबकि डीजल की कीमत में 38 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद उसकी कीमत बढ़कर 105 रुपये 46 पैसे फी लीटर हो गई। इस महीने 27 दिन में पेट्रोल डीजल 20 बार महंगे हो चुके हैं। इससे दिल्ली में पेट्रोल 6.5 रुपये, माफ कीजिएगा 6 रुपये 30 पैसे और डीजल 6 रुपये 80 पैसे महंगा हो चुका है। वहीं 2021 की बात करें तो इस साल 1 जनवरी को पेट्रोल 83 रुपये 97 पैसे और डीजल 74 रुपये 12 पैसे फी लीटर पर था। अब ये 107 रुपये 94 पैसे और 96 रुपये 67 पैसे फी लीटर पर है। यानी 10 महीने से भी कम वक्त में पेट्रोल 23 रुपये 97 पैसे और डीजल 22 रुपये 55 पैसे तक महंगा हुआ। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड के दाम अभी करीब $85 फी बैरल पर हैं, जो अगले 3 से 6 महीने में $100 फी बैरल तक जा सकते हैं। इसके $100 तक पहुंचने पर घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें 8 से 10 रुपये और महंगी हो जाएंगी। तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे ज्यादा वैट वाली रियासतों में कीमतों में और ज्यादा इजाफा होगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मुल्क भर में जारी कोरोना टीकाकारी के अहदाफ हासिल ना कर पाने पर हुकूमत पर हमला बोला। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि वैक्सीन की कहानी के जुमला वर्जन से जानों की हिफाजत नहीं हो पाएगी, बल्कि जानों की हिफाजत असल टीकाकारी से ही मुमकिन है। राहुल गांधी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के अंग्रेजी रोजनामा द हिंदू में शाये होने वाले मजमून के स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि टीकाकारी मुहिम में हुकूमत किस तरह नाकाम हो रही है। बिहार के तारापुर और कशेश्वर स्थान की 2 खाली सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर तमाम सियासी पार्टियां खूब जोर लगा रही हैं। दरमियान चाशुम्बे को इन 2 सीटों पर होने वाले ज़मीनी इंतखाब की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव पूरी तरह सेहतमंद ना होने के बावजूद चाशुम्बे को इंतखाबी तशहीर में शामिल हुए।
लालू प्रसाद यादव तवील अरसे बाद इंतखाबी स्टेज पर रैली करते हुए नजर आए। उन्होंने बिहार के तारापुर में रैली को खिताब करते हुए कहा कि फिरका परस्त ताकतों के आगे हार नहीं मानने वाले हैं। लालू यादव बोले कि बीजेपी से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, बीजेपी के राज में रेल जहाज सब कुछ बिक गया। लालू यादव ने कहा कि मोदी ने कहा था कि सबको 15 लाख रुपए देंगे, सबने खाता खुलवा लिया था लेकिन पैसे नहीं आए। हुकूमत बिहार पर हमला बोलते हुए लालू ने कहा कि तेजस्वी यादव को आपने जिताया, बिहार का वजीर आला बना दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने बेईमानी करके उनको हटा दिया। मैं जेल में था, बाहर रहता तो उनकी हिम्मत नहीं थी। नीतीश कुमार के गोली वाले बयान पर लालू ने कहा कि हम क्यों तुमको गोली मारेंगे, तुम खुद ही मर जाओगे। लालू बोले कि बिहार में दारूबंदी नाफिज हुई लेकिन फिर चूहे दारू पी जाते थे। नीतीश बोलते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हुकूमत में है। लालू ने कहा कि नीतीश ने कहा था कि जो पार्टी बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देगी वो उसके साथ चले जाएंगे। बीजेपी ने साथ आने के बाद भी बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं दिया। वाज़ेह है कि लालू प्रसाद यादव अभी पूरी तरह सेहतमंद नहीं है। वो चारा घोटाले में जमानत मिलने के बाद दिल्ली में थे। बहरहाल बिहार में गुज़िश्ता साल हुए असेंबली इंतखाबात में कशेश्वर स्थान और तारापुर असेंबली हलकों में जनता दल यू उम्मीदवार कामयाब हुए थे। जनता दल यू जहां इन दोनों सीटों पर फिर से काबिज कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, आरजेडी भी इन दोनों सीटों को अपने हिस्से में करने के लिए खूब कोशिशें कर रही है। पंजाब के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के 1.5 महीने बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पारी से पहले किसान तहरीक को लेकर बड़ा बयान दिया। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन ने कहा कि वो कल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उनके साथ खेती बाड़ी और इसकी ट्रेडिंग से जुड़े कुछ लोग भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास ज़राई कानूनों का फार्मूला नहीं है, हम बातचीत करेंगे, वहाँ से कुछ हल निकल सकता है। किसान और हुकूमत दोनों चाहते हैं कि इसका कोई हल निकले। कैप्टन ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने किसी भी सियासी कायद को तहरीक में शामिल ना करने की बात कही है, ऐसे में वो वहाँ कैसे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में किसी भी किसान कायद से बातचीत नहीं की। अरूसा आलम को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो सही ढंग से वीज़ा लेकर 16 साल से हिंदुस्तान आ रही है, इतने सालों में किसी ने नहीं पूछा, अब इंतखाबात आ रहे हैं तो ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। इलेक्शंस देखकर इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। कैप्टन ने कहा कि मौजूदा डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा उनकी हुकूमत में वजीर थे और अरूसा तब भी यहाँ आई थी, तब उन्हें ये बात क्यों याद नहीं आई। अरूसा आलम के पंजाब का पैसा लेकर जाने के सवाल पर अमरिंदर ने कहा कि मुखालिफिन बताएं कि वो पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, इनकम टैक्स और ईडी को इसके बारे में बता दें। कैप्टन ने कहा कि वो नई पार्टी बनाएंगे, ये फैसला कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर काम चल रहा है, इसीलिए वो नाम नहीं बता सकते। इसके बारे में इलेक्शन कमीशन से मंजूरी मिलने के बाद वो इसका ऐलान करेंगे। Now, it is the duty of the government naturally to take credit for जेड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन it is also the duty of in honesty, in all honesty, to say कि ये जेड़े प्रोग्राम असीं दिते ने ये कदों लगे कदों हुए। प्रोग्राम 500 तकरीबन पॉइंट से we have done 92%. 10 मैनिफेस्टो के प्रोग्राम्स कवर नहीं हो सकते से बिकॉज दे वर लिंक्ड विथ वैट एंड हुण साडा GST आ गया, सो उन्होंने तुसीं कढ़ दिओ विचों। अदरवाइज by the time my government was to end, which was March, everything would have been completed. Even now, I am sure the program ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, and I don't want to name the minister to say कि 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ these are petty, small, unnecessary statements made by people who are part of the cabinet, even in my cabinet. Anyway, I'm not going to name people, but that is it. Second thing ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 18 point program, this is no program at all. These are issues which have been taken from the manifesto. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਸੀ। point program ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। All 18 points are there.
Then they say, what is the point? I said, how do I know? You are the people who should be knowing. You are the one who's asking me these questions. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਗੇ ਐਂਡ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੇ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ. So then they say, what is the problem? I said, there's no problem. You are the ones who are doing this. So these 18 points all have been completed, were completed during the process which is in this from the manifesto which is going on. So I hope कि जरे थोनू किताबा कल कल देवांगे सी every. उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक टूरिस्ट व्हीकल के गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार 5 टूरिस्टों की मौत हो गई, जबकि 7 दीगर जख्मी हो गए. तहसीलदार कपकोट के मुताबिक हादसा मुनियासरी कौसानी रोड पर फरसाली के पास हुआ. एसडीआरएफ के सरबरा आरक्षी रवि रावत ने एक बचाव टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और जख्मियों को निकालने के बाद 108 एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल भिजवाया गया. मरने वालों में 2 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं, जिनकी पहचान की कोशिश की जा रही है. उदयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की टीचर नफीसा अटारी को गिरफ्तार कर लिया गया है. टीचर पर इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तान की ताईद में सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था. केस दर्ज होने के बाद चाशुम्बे के रोज अंबाता पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार किया. पुलिस ने सेक्शन 153B के तहत उस खातून को गिरफ्तार किया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में खातून ने बताया कि उसने मजाक में पोस्ट कर दिया था. इसके लिए वो पब्लिकली माफ़ी मांग चुकी है. पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने या मुल्क के मुखालिफत में पोस्ट करने का उसका इरादा नहीं था. तमिलनाडु में कल्लाकुरिची जिले के शंकरपुरम शहर में पटाखे की दुकान में आग लग गई. इस हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई है और कई लोग झुलस गए हैं. सभी जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. रियासत के वजीर आला MK स्टालिन ने मरने वालों के अफराद खानदान को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया. साथ ही हादसे में जख्मी लोगों के इलाज के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे. अब बात करते हैं हैदराबाद की. हैदराबाद शहर में इन दिनों जगह जगह कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं. खास तौर पर बस्तियों का तो बुरा हाल है. मुसलसल तातीलात की वजह से बल्दिया ने कचरे की साफ सफाई के काम को यकसर तौर पर नजरअंदाज कर दिया है, जिसकी वजह से यह हालत हो गई है. शहरियों का कहना है कि बाज़ इलाकों में हफ्ता भर से कचरे की साफ सफाई का काम नहीं हो रहा. जहां एक तरफ इन दिनों वबाई अमराज फैल रहे हैं, ऐसे में कचरे की साफ सफाई ना करने पर शहरियों में तशवीश पाई जाती है. हैदराबाद को डस्टबिन लेस बनाने का 6 माह कबल ऐलान किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि GHMC के हुक्काम इस बात को भूल चुके हैं. शहर में 2800 कचरा उठाने के लिए स्वच्छ ऑटोज हैं, जिनमें 500 फील्ड पर नहीं हैं. मौजूदा ऑटोज इस काम के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं. एक एक गाड़ी वाले पर काफ़ी घरों का बोझ है. बाज़ ऑटो वालों ने ओनर कम ड्राइवर स्कीम के तहत स्वच्छ ऑटो हासिल किए थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं है, जिसकी वजह से कई मकामात पर कचरा उठाने के लिए ऑटो के ना पहुंचने की शिकायत उसूल हो रही हैं. बाज़ मकामात पर ये वक्त पर नहीं पहुंच रहे हैं. खासतौर पर अपार्टमेंट में रहने वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है. हफ्ते में 1 या 2 मरतबा यहाँ ऑटो के जरिए कचरा ले जाने वाले पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से मकीनों को गंदगी अपने घर के अंदर या दरवाजे के बाहर रखने पर मजबूर होना पड़ रहा है. एक ऐसे वक्त जब वायरल फीवर से लोग खौफजदा हैं और साफ सफाई पर तवज्जो दे रहे हैं. कचरा घर में कई दिन तक रखने की वजह से सेहत को लेकर वो काफ़ी फिक्रमंद है, जबकि बाज़ लोग अस खुद कचरा ले जाकर फेंकने पर मजबूर हैं. पहले जहां डस्टबिन यानी कचरा कुंडी हुआ करती थी, वहां से कचरा कुंडियों को हटा दिया गया, लेकिन घरों से कचरे के हुसूल में नाकामी पर शहरी उसी मकाम पर जहां पहले कचरा कुंडी थी वहां कचरा डाल रहे हैं. ऐसे में डस्टबिन लेस सिटी का नारा बेमायने होकर रह गया. यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि कचरे की साफ सफाई के इंतजामात के लिए GHMC की जानिब से साबिक के मुकाबिल ज़्यादा रकम खर्च की जा रही है, लेकिन इसके कोई समर आवर नतायज बरामद नहीं हो रहे हैं. साल 2016 में 160 कचरे की सफाई के लिए 160 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे. इसके बाद से एक काम एजेंसी के हवाले कर दिया गया और अब कचरा उठाने के लिए 650 करोड़ बल्कि 660 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं. जब रकम में इस कदर इजाफा हुआ तो उसके असरात नजर आने चाहिए, लेकिन हालत पहले से भी बदतर हो चुकी है. साबिक में GHMC 800 गार्बेज व्हीकल्स के जरिए कचरा डंपिंग यार्ड को मुंतकिल किया करती थी. 15 साल की सर्विस मुकम्मल होने की वजह से 600 गार्बेज व्हीकल्स को GHMC ने बाजू रख दिया.
इस वक्त सिर्फ 200 गाड़ियों के जरिए ही कचरा उठाया जा रहा है। हालत यह है कि मरकज की जानिब से दिए जाने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण के रैंक में भी शहर को कोई खास मुकाम हासिल नहीं हुआ। साल 2015 में हैदराबाद 20वें मुकाम पर था, जबकि साल 2016 में शहर को 19वां रैंक हासिल हुआ था। लेकिन इसके बाद से नुमायां तब्दीली नहीं देखी गई। इस सच्चाई को जानते हुए भी कि स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंक हासिल नहीं हो रहा है, ओहदेदार ख्वाबे गफलत में है। शहरियों का कहना है कि शिकायत के बावजूद कचरा उठाने के लिए कोई मुअस्सर इंतजाम नहीं किया गया। मजमूई तौर पर देखा जाए तो 450 करोड़ रुपए जायद खर्च करने के बावजूद भी कचरे की साफ सफाई के मसले की यकसोई नहीं हो सकी। सिर्फ डस्टबिन लेस सिटी का नारा बुलंद करने से शहर कचरे से पाक नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि इसके लिए अमली इक़दाम किए जाएं। नित नए तजुर्बात के बजाय कचरे की निकासी के इंतजाम का बुनियादी सतह से जायजा लेते हुए उन खामियों को दूर किया जाए जिसकी वजह से कचरे की सफाई के बेहतर इंतजामात नहीं हो रहे हैं, और इन खामियों को दूर करने की कोशिश की जाए। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 4,91,849 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 8,952 अफराद की मौत भी हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 24,54,00,000 के पार हो गई, जबकि अब तक इस मोजी वायरस से 49,82,440 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में अब भी 1,79,76,775 अफराद का इलाज चल रहा है। त्योहार के मौसम और मौसम में तब्दीली की वजह से हिंदुस्तान में कोविड मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड मुतासरीन के 13,451 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि कल ये तादाद 12,428 थी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने चारशंबे को कई रियासतों में कोविड के नए वर्जन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाने का मशवरा दिया गया है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55,89,124 अफराद को कोविड वैक्सीन दी गई। आज सुबह 7 बजे तक वैक्सीनेशन की मजमूई तादाद 103,53,25,577 हो चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के हिंदुस्तानी टीके को वैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक से और जानकारी मांगी है। WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की मंगल के रोज एक मीटिंग हुई थी। इससे पहले कहा गया था कि अगर वो मुतमईन होते हैं तो अगले 24 घंटे में ही कोवैक्सीन के बारे में कोई फैसला ले सकते हैं। अब इस ग्रुप की अगली मीटिंग 3 नवंबर को होगी, जिसमें कोवैक्सीन के ग्लोबल यूज को लेकर फाइनल असेसमेंट किया जाएगा। भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को WHO से कोवैक्सीन के अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग है। ऐसे में कोवैक्सीन लेने वाले लोग बैरून मुल्क का सफर नहीं कर पा रहे हैं। मंजूरी मिलने के बाद ही इसे वैक्सीन पासपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही भारत बायोटेक इसे आसानी से दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। जियो4 नेक्स्ट की लॉन्चिंग डेट का खुलासा गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कर दिया है। पिचाई ने कहा कि हमने रिलायंस के साथ मिलकर मेड फॉर इंडिया अफोर्डेबल स्मार्टफोन तैयार किया है। इसमें किसी प्रीमियम स्मार्टफोन की तरह फीचर्स मिलेंगे। फ़ोन दिवाली तक लॉन्च किया जाएगा। दिवाली 4 नवंबर को है। ऐसे में ये तय हो गया है कि फ़ोन 4 नवंबर या उसके 1-2 दिन पहले लॉन्च किया जाएगा। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के नतीजों के बाद पिचाई ने अर्निंग कॉल इवेंट में जियो4 नेक्स्ट की लॉन्चिंग डेट का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कोविड-19 से काफ़ी मुतासिर रहा, लेकिन इसी दौरान फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन पर शिफ्ट होने वाले ग्राहकों की तादाद तेज़ी से बढ़ी है। हिंदुस्तान के साबिक कप्तान राहुल द्रविड़ ने बाज़ाब्ता तौर पर टीम इंडिया के कोच के ओहदे के लिए दरखास्त दी है। जराये का कहना है कि द्रविड़ ने कोच के ओहदे के लिए दरखास्त दी है, जबकि VVS लक्ष्मण ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी NCA के चीफ के ओहदे के लिए दरखास्त दी है। राहुल द्रविड़ इस वक्त बेंगलुरु में NCA हेडक्वार्टर में बतौर चीफ तैनात है। इससे पहले IPL के फाइनल के अलावा मीडिया ने खबर दी थी कि राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच के ओहदे के लिए दरखास्त देने पर मुत्तफिक हो गए हैं। जराये ने बताया कि विक्रम राठौर बैटिंग कोच के तौर पर बरकरार रहेंगे। जराये ने यह भी बताया कि BCCI के सेक्रेटरी जय शाह और सदर सौरव गांगुली ने द्रविड़ को कोच का ओहदा संभालने के लिए मनाया है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।